हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 6 क्लास 10th का जो है लाइफ प्रोसेसेस उसको आज पूरा एक शॉट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पूरा ख़त्म हो चुका होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेसेस उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक्चुअली होता क्या है। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। ये जो मॉलिक्यूल है ये आपस में मिल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीजें बना रहे होते हैं। फिर ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या मिलकर के बनाएंगे, ये एक सेल मिलकर के बनाएंगे। ये क्या मिलकर के बनाएंगे, ये एक सेल मिलकर के बनाएंगे। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि वो चीज जिससे लाइफ मिलकर के बनी है और वो चीज जो कि लाइफ के सारे फंक्शन अकेले कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में अरेंज होकर के सेल ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स एक ऑर्डर में अरेंज होकर के एक सेल को बना रहे होते हैं। तो ये जो सेल है ये अल्टीमेटली क्या है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई है, किन्हीं चीजों के मिलने से, एक ऑर्डरली वे में मिलने से बनी हुई है। अगर अगर सेल का ये ऑर्डर खराब हो जाए, अगर सेल का ये ऑर्डर खराब हो जाए, मान 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 लीजिए कि सेल के सबसे बाहर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाए तो हम क्या कहेंगे, सेल का ऑर्डर खराब हो गया, सेल का ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया। अगर सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो जाए तो जो बाहर के जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आएंगे और सेल अल्टीमेटली मर जाएगा। ऐसे ही सेल क्या मिलकर के बनाता है, सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज पर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी दिखाई, अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक होती है तो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दिक्कत आएगी। और अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है खत्म हो जाती है किसी भी कारण से तो होगा क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होना चाहता है या नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो डेड ना हो, वो कंटिन्यू करे इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेसेस, जो फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसी कैसी लाइफ प्रोसेसेस हमारे पास अवेलेबल होती है। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मेंटेन करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैंने बताई, इसको मेंटेन करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। बिना एनर्जी के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अगर वो अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो डेड हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का एकमात्र सोर्स हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, वो है फूड। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, क्योंकि वो फूड से क्या करेगा, एनर्जी डिराइव करेगा, और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एनर्जी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फूड। एनर्जी चाहिए क्यों, इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक सेल को एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि वो अपने सेल मेम्ब्रेन को इनेक्ट रख सके, ताकि वो अपने माइटोकॉन्ड्रियास को, अपने गोल्गी एपरेटस को, अपने वैक्यूल्स को फंक्शनिंग रख सके। उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अल्टीमेटली कहां से आएगी, फूड से आएगी। अब जो प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करने का, जो तरीका है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड को ऑब्टेन करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आपकी सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है कि भाई आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए आप फूड एक्वायर करोगे। उस तरीके को, जिस प्रोसेस से आप फूड एक्वायर करते हो, उस तरीके को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रिशन बोलते हो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, वो तरीका जिससे एक ऑर्गेनिज्म फूड को एक्वायर कर रहा होता है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड को एक्वायर कर रहे होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो ये देख लीजिए भाई, दो तरीके हो सकते हैं फूड को एक्वायर करने के, या तो एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मल इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद अपना खाना बना ले, अपने आप से खाना बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक यानी कि खुद, ऑटो मतलब खुद से, तो खुद से जो खाना बना रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। यानी कि ये अपना खाना खुद से बनाएगा सनलाइट का इस्तेमाल करके या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करके। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है। जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, तो उनके न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बोल रहे होते हैं। तो एक तरफ हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना रहा है, दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जहां पर वो दूसरों से खाना एक्वायर कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो तरह के हो जाएंगे, एक होता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है, फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि आप सनलाइट के इस्तेमाल से, आप सनलाइट के इस्तेमाल से अपना खाना बना रहे हो, अपना और ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, प्लांट्स। भाई प्लांट्स सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कोई चीज को सिंथेसाइज करना। तो कीमो यानी कि केमिकल से जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल बैक्टीरिया का है। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल्स से रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उससे ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में देखें तो हेट्रोट्रॉपिक में तीन टाइप के मेजर न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेंगे। कौन से, सबसे पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से खा जा रहा है, पूरी तरीके से होल, पूरा का पूरा खा जा रहा है और अंदर जाकर के डाइजेस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। जैसे ह्यूमंस, ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे खाना खाते हैं, पूरा का पूरा खाना माउथ से अंदर ले लिए, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन का। दूसरा हो सकता है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रह रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर जिंदा रह रहा है और उसी से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक इसका एग्जांपल है जोक, ठीक है। लीच बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है, वो आपके बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और आपकी बॉडी से ब्लड सक करके न्यूट्रिशन लेता है। इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो न्यूट्रिशन सक कर रहा है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, जो जिसके से सक करा जा रहा है उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करता है, जैसे कि फंगी। फंगी क्या करता है, फंगी बेसिकली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स को ले लेकर के अपना जीवन चलाता है। तो ये आपका हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में हम डिटेल में थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को जाकर के पढ़ते हैं, डिटेल में तो नहीं बट सुपरफिशियली जितना हमारे सिलेबस में दिया है वो, और हेट्रोट्रॉपिक में हम ह्यूमन का न्यूट्रिशन हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। प्लांट जो है वो CO2 लेता है और वाटर लेता है, और इस CO2 और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और साथ में आपको ऑक्सीजन जो है वो ऐसे एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आप इसको 3 स्टेजेस के अंदर पढ़ सकते हो। कौन से स्टेजेस हैं, सबसे पहला तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब स्वाभाविक सी बात है, आप सनलाइट से खाना बना रहे हो तो सनलाइट को आप एब्जॉर्ब करोगे। ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक बार उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, फिर क्या होगा, उस सनलाइट के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, हम वाटर को स्प्लिट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वाटर को स्प्लिट करेंगे, पानी को तोड़ेंगे। ये जो पानी हम इससे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हम तोड़ेंगे, किसमें, हाइड्रोजन आयन के अंदर। H पॉजिटिव को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, और ऑक्सीजन के अंदर हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन आपको रिलीज होता है वो दिख रहा है, वो कहां से आता है, वो आपका वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये क्या किया हमने, हमने हाइड्रोजन आयन और वाटर में और ऑक्सीजन में वाटर को स्प्लिट कर दिया। फिर आखिरी स्टेप, अब देखिए ये जो दोनों स्टेप होते हैं ये क्या होते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस के अंदर हो रहे हैं, ये लाइट के प्रेजेंस के अंदर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन का भी पार्ट बोलते हैं। अगला जो तरीका है, अगला जो स्टेप है वो क्या है, वो ये है, हम क्या करते हैं, हम CO2 को हम
CO2 को किसमें रिड्यूस कर देते हैं, C6H12O6 के अंदर, यानी कि ग्लूकोज के अंदर हम CO2 को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली हम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोजन लगा रहे हैं। तो बेसिकली आप यहां से याद रख सकते हो कि इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं जब हम ग्लूकोज बना रहे हैं। तो इसके बाद ये चीज याद रखिएगा कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ये चीज याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है। तो उसको स्टोर करने के लिए प्लांट क्या करता है, उसको स्टैक कर देता है इनटू अ पॉलीसैकेराइड, इनटू अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो अगर आप स्टोर करना चाह रहे हो एज अ प्लांट फूड को, तो आप ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को स्टोर नहीं करते, आप स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से प्लांट जो है वो O2 और CO2 को, मतलब O2 को रिलीज करेगा और CO2 को कैसे एक्वायर करेगा। तो उसके लिए प्लांट के पास क्या होता है, लीव्स के नीचे तरफ कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये जब स्टोमेटा खुलेगा तो इसका जो पोर है, इस स्टोमेटा का जो पोर है, यहां से क्या होता है, हैवी अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटल पोर से अंदर जाता है और बहुत सारा ऑक्सीजन इस स्टोमेटल पोर से बाहर आता है, ठीक है। हम ये जान लेते हैं कि भाई इस स्टोमेटल पोर से ना सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज होता है, बट लार्ज अमाउंट ऑफ H2O भी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी इस स्टोमेटा से बाहर आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लांट नहीं चाहेगा कि बहुत सारा वाटर चले जाए, ठीक है, प्लांट नहीं चाहेगा कि बहुत सारा वाटर यहां से लॉस हो जाए, इसीलिए एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये स्टोमेटल पोर प्लांट अपने हिसाब से, अपने वाटर की जरूरतों के हिसाब से ओपन या क्लोज कर सकता है। वो कैसे करता है, देखिए, जब प्लांट को पानी CO2 की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो होगा क्या, इस स्टोमेटल पोर के इर्द गिर्द दो सेल्स होते हैं किडनी शेप के, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल हैं, इन यहां से पानी वापस एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल यानी कि जो बाहरी सतह है प्लांट की, वहां पे जो सेल होंगे उनको आप एपिडर्मल सेल बोलते हो, ठीक है। तो इन गार्ड सेल से पानी जो है वो कहां चले जाता है, एपिडर्मल सेल में चले जाता है, जिसके कारण जो सेल है, जो स्वोलन गार्ड सेल थी, वो क्या हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण आपका जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है और यहां से गैसियस एक्सचेंज होना बंद हो जाती है। अब मान लीजिए प्लांट को CO2 की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, एपिडर्मल सेल से पानी भेजेगा गार्ड सेल के अंदर। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा एपिडर्मल सेल से, तो क्या होगा, गार्ड सेल वापस से स्वेल अप हो जाएंगे और आपका जो स्टोमेटा है वो खुल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से, इस तरीके से क्या होता है, प्लांट रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो भेजने दे सकता है स्टोमेटा से बाहर, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका CO2 को बाहर फेंकने का, सॉरी CO2 को ऑब्टेन करने का और O2 को रिलीज करने का, ठीक है। कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो कि दिन में स्टोमेटा खोलते ही नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो कि दिन में स्टोमेटा खोलते ही नहीं, क्योंकि उनको H2O बहुत सारा रिलीज नहीं करना है। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, ठीक है। ये जो हमने 3 स्टेज की प्रोसेस देखी ना, यहाँ पर 3 स्टेप की प्रोसेस, ये इसी डायरेक्शन में नहीं होती डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर क्या होगा, रात के अंदर ही सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो CO2 को एक इंटरमीडिएट में, वो CO2 को एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर एक बार ये जो इंटरमीडिएट को उन्होंने स्टोर कर लिया, CO2 तो गैस है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको किसी एक सेमी सॉलिड इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर दिया, इसको उन्होंने स्टोर कर लिया और फिर ये जो स्टोर्ड इंटरमीडिएट है, इससे वो बाकी का फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, ठीक है, इससे बाकी का फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के अंदर। ये क्लियर है। अब इसके बाद अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं, वो है रेस्पिरेशन की, ठीक है, सॉरी, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। एक बार आपने प्लांट का न्यूट्रिशन देख लिया तो अब हम ह्यूमन बींग्स का भी न्यूट्रिशन देख लेते हैं। देखिए होगा क्या
कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। उसी प्रकार से प्लांट क्या करता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जैसे ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, अमाइनो एसिड को प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करेगा, और फैटी एसिड्स को फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो जब हम ह्यूमंस के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ह्यूमंस को जब वो फूड लेंगे, जैसे आप खाना खाते हो तो आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को इंजेस्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट। आप नॉर्मल फूड मटेरियल्स को, एकदम ग्लूकोज को या फिर अमाइनो एसिड को इनटेक नहीं करते। जो एक्सेस अमाउंट है, जो ज्यादातर अमाउंट है, वो किसकी होती है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की हमारे ह्यूमंस के अंदर होती है। ऐसे में हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में तोड़ सके। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, उसको वो सिंपलर फूड मटेरियल में तोड़ता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज। अब देखते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला तो है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरा है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर आपका फूड एक्चुअली पास किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। वो पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से फूड एक्चुअली पास किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो कि भाई जहां से फूड पास नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना रहे हैं जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल वो हिस्सा जहां से फूड एक्चुअली पास किया, और ऐसे ग्लैंड्स जहां से फूड पास नहीं किया लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिससे आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प हुई, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जहां से फूड एक्चुअली पास हुआ उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है आपका माउथ, ठीक है। माउथ के बाद आपका ईसोफेगस, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो। उसके बाद फूड पाइप के बाद आपका स्टमक जो कि एक मस्कुलर बैग होता है। इसके बाद स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हो गए, सबसे पहले तो आपके माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, वो आपका एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। ग्लैंड के अंदर खाना नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद आपका लिवर के अंदर भी खाना नहीं जाता है, लेकिन लिवर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आपका पेनक्रियास, ये तीनों क्या हो गए, आपके एसोसिएटेड ग्लैंड हो गए। उसके बाद बाकी का जो भी स्ट्रक्चर बचा वो क्या है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो एक एक करके हम एक एक ऑर्गन को देखते हैं। सबसे पहले तो आपका माउथ। अब भाई माउथ, सबसे पहले आप फूड कहाँ रखोगे, माउथ में रखोगे। माउथ में क्या प्रेजेंट है, आपका टंग और टीथ प्रेजेंट है। किस में हेल्प करेगा, सबसे पहले तो आपके फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ने में कौन हेल्प करेगा, आपका टीथ हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके फूड को प्रॉपरली मिक्स करता है सलाइवा के साथ आपका टंग और टीथ, ठीक है। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और आपके फूड को क्या किया, प्रॉपरली सलाइवा के साथ मिक्स किया। अब सलाइवा के साथ मिक्स करने से क्या होगा, सबसे पहले तो फूड लुब्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। फूड क्या हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा। और दूसरा, आपके सलाइवा के अंदर जो थूक होती है वो एक लिक्विडी सिक्रीशन होती है आपके सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड की जो लिक्विडी सिक्रीशन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। अब सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम का क्या मतलब है, एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा और ये जो स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज क्या है, एक सिंपलर शुगर है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसको एक सिंपलर शुगर माल्टोज के अंदर ये तोड़ देगा, ठीक है। ये जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कहाँ, माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है, जहां पर स्टार्च जो है वो किस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, माल्टोज में। कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। जब ये हो गया तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं, वो है आपका ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है, आपका फूड पाइप है। ये क्या करेगा, ये फूड को कहां से कहां ले जाएगा, माउथ से आपके स्टमक में लेकर के जाएगा। इसके अलावा
इसमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा, आपका फूड जो है वो एक ही डायरेक्शन में आराम से ट्रेवल कर पाएगा और माउथ से स्टमक तक चले जाएगा। अब स्टमक क्या है भाई, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, जो कि तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरली आपका स्टमक क्या करता है, आपके फूड को स्टोर करता है जब तक आपका इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी ना हो। जब तक इसने फूड को स्टोर किया है, ये क्या करेगा, ये तीन चीजें प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो ये प्रोड्यूस करेगा HCl। HCl क्या करता है, ये सारे के सारे आपके फूड के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देगा, पहली बात। फिर ये दूसरा काम करेगा कि इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देगा। HCl क्या करेगा, HCl पूरे के पूरे जो स्टमक के इन्वायरमेंट है उसको एसिडिक बना देगा। इसके अलावा HCl क्या करता है, आपका जो हार्डर फूड कंपोनेंट्स है उनको डिसॉल्व करके थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। फिर जैसे ही इसने एसिडिक बनाया एनवायरनमेंट को, तो क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देगा पेप्सिन को। अब पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, जो कि प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट करेगा, इनटू पेप्टाइड मॉलिक्यूल। फिर आखिरी में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस क्यों है, म्यूकस आपके स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, जो इनर बाउंड्री है, उसको HCl की एसिडिटी से बचाएगा। इसके अलावा स्टमक की एक और खासियत होती है कि अपना जो साइज है उसको एक्सपांड कर सकता है। तो जब ये साइज को एक्सपांड करेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो फूड है, हमारा जो फूड है वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, तो फूड को एक सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा आपका स्टमक, जिसको हम बोलेंगे काइम। इसके बाद जो फूड है वो कहां पास ऑन होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पास होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड को दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो लिवर अपना बाइल जूस बनाएगा, लिवर क्या बनाएगा, अपना बाइल जूस बनाएगा। और दूसरा पेनक्रियाज होगा जो कि अपना पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। अब लिवर जो है वो जब बाइल जूस बनाता है, तो लिवर क्या करेगा, आपके फैट की डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये जो बाइल जूस है वो फैट का इमल्सिफिकेशन कराएगा। अब इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो बड़े फैट मॉलिक्यूल्स है, हम जानते हैं फैट जो है वो वाटर में मिसिबल नहीं होता, तो ये जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, तो बाइल के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं। अब ये बाइल सॉल्ट की खास बात क्या है कि इनका एक हिस्सा जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, और एक बड़ी सी टेल होगी, बड़ी सी पूंछ होगी जो कि हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफिलिक का मतलब जिसको पानी पसंद है, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी पसंद नहीं है। तो होगा क्या कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये जाकर के किसमें धस जाएगी, फैट के अंदर धस जाएगी। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहां हो जाएगा, वो बाहर की तरफ जहां पे पानी है वहां पे चले जाएगा। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, ये इस पूरे के पूरे फैट मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, और इसको डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस। तो बेसिकली इमल्सिफिकेशन का मतलब है एक लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। ठीक है, ये काम कौन करेगा, आपका लिवर करेगा। एक बार आपके जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर पार्ट में टूट गए, एक बार आपके फैट मॉलिक्यूल्स स्मॉलर पार्ट में टूट गए, तो फिर आपका जो पेनक्रियाज है वो क्या बनाएगा, अपना पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। पेनक्रियाटिक जूस में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करेगा, जो छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल हैं आपके पास उनको फर्दर तोड़ देगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसके अलावा ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। और आपका जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो स्टार्च को किस में तोड़ेगा, स्मॉलर शुगर के अंदर तोड़ देगा। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग में क्या हुआ है, बहुत सारे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर कुछ ऐसे एंजाइम्स बनेंगे जो कि अल्टीमेटली स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देंगे, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका एक बार ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में टूट गया आपका फूड, तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है।
कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर की जैसी फोल्डिंग्स आपकी प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करेगी, आपके सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। और एक बार ये सरफेस एरिया इंक्रीज करी तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर सारे कंपोनेंट्स आपके ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन आपका जो लिम्फ है, आपका जो फैट है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लिम्फ ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बस इतना याद रखिए। एक बार ये हो गया, फिर क्या होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, जो एक्सेस ऑफ वाटर और आयंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आखिरी में लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनएस के थ्रू एक्सक्रीशन भी हो जाता है एक्सक्रीटा का। फिर अब हमने क्या कर लिया है, फूड को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, फूड को एक्वायर कर लिया और फूड को स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। हमने क्या कहा था, हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो मेन रास्ता है, उस प्रोसेस को आप फूड को क्या कर लिए, स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लिए। लेकिन एक बार स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने के बाद आपको फूड से एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ना डाइजेशन, और फिर उस सिंपलर फूड से एनर्जी को लेकर के आना, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो दिस इज द पार्ट वेयर हम क्या करते हैं, फूड से एनर्जी को निकालते हैं और उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है ये कौन से लेवल पर होती है, सेल्यूलर लेवल के अंदर होती है। सेल्यूलर लेवल पे आपको क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले तो आपको CO2 चाहिए, सॉरी आपको O2 चाहिए, और आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको O2 चाहिए और आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए। अब होगा क्या, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं टूटता। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं टूटता, इसको तोड़ने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक बैक्टीरिया से लेकर के एक ह्यूमन बीइंग तक, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले ग्लूकोज को किसमें तोड़ता है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उसको एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। अभी जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये एक पार्शियल ब्रेकडाउन है ऑफ ग्लूकोज, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वहां पे रिलीज होता है। लेकिन ये जो एटीपी है बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जिनको बहुत कम अमाउंट में एटीपी चाहिए, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो सिर्फ इतना ही प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियाज, ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, वंस द पायरुवेट इज फॉर्म्ड, एक बार आपका पायरुवेट बन गया, एक बार आपका पायरुवेट बन गया तो आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, आपके पास 3 तरीके हैं पायरुवेट को फर्दर तोड़ने के लिए। कौन से तरीके हैं, सबसे पहला तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बिना ऑक्सीजन के ये जो पायरुवेट है ये टूट गया इनटू एथेनॉल एंड CO2। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये जो पायरुवेट है वो टूट गया इनटू एथेनॉल एंड CO2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये कहाँ होगी, यीस्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर हो सकता है जो पायरुवेट है, ये जो पायरुवेट है ये आपके मसल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण टूटे। लैक ऑफ ऑक्सीजन ने, आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत एक्सरसाइज के कारण क्या हुआ, मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाएंगे, और क्या बना लेंगे, लैक्टिक एसिड बना लेंगे। ये जो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल्स के अंदर जम जाता है, जिसके कारण आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। फिर जो नॉर्मल तरीका है ह्यूमंस का रेस्पायर करने का, वो क्या है, O2 के प्रेजेंस में। O2 के प्रेजेंस में क्या होगा, CO2 और H2O बन जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है जानने का। अब हम ये जान लेते हैं कि भाई हमने कहा था कि ह्यूमंस को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चाहिए। तो वो ऑक्सीजन आएगा कहां से, वो आएगा एक स्पेशल आपका एक स्पेशल सिस्टम से, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या कराएगा, ब्रीदिंग कराता है। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस यानी कि फिजिकली डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगा। ठीक है, इसको कौन कराता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कराता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से कंप्राइज होता है। सबसे पहले तो नोज, और नोज किस में ओपन होता है, आपके नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, नेजल कैविटी में कुछ नेजल कैविटी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये जो सीलिया है
और साथ ही साथ ये जो आपका म्यूकस भी सिक्रीट होता है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये जो सीलिया और म्यूकस है ये मिलकर के क्या करते हैं, जो डर्टी पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया है, उनको यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं ताकि प्योर ह्यूमिड एयर ही अंदर तक जाए। फिर एक बार आपका नेजल पैसेज हो गया, उसके बाद एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, यहां से आपका फूड और एयर दोनों ही पास होता है। फिर यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फैप टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है इसकी खास बात क्या है कि ये जब भी फूड पार्टिकल आएगा तो ये बंद हो जाएगा ताकि जो आपका फूड है वो कहाँ ना जा सके, आपके ग्लॉटिस में ना जा सके, यानी कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ट्रेकिया के अंदर ना जा सके। फिर यहाँ पर एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे क्या होता है, आपका लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स की खास बात क्या है? लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इसी के कारण आप बोल पाते हैं। ठीक है, इसी के वाइब्रेशन के कारण हम बोल पाते हैं। इसके बाद ट्रेकिया, एक बार लैरिंग्स के नीचे आए तो क्या आएगा? ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी बोल रहे होते हैं। अब ट्रेकिया की खास बात क्या है? इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग लगी होती है। क्या लगी रहती है? सी शेप की कार्टिलेज की रिंग लगी रहती है। अब ये सी शेप की रिंग क्यों लगी हुई है? ताकि आपका ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। कभी अगर आपने स्ट्रॉ से पानी पिया होगा तो आपने देखा होगा स्ट्रॉ से ज्यादा हवा खींच लो तो कोलैप्स कर जाता है, चिपक जाता है। ऐसा ही यहाँ ना हो जाए इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है? कार्टिलेज की रिंग लगी हुई है। कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड होता है तो क्या करता है, इसको कोलैप्स नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता एक दूसरे से। फिर अगेन ट्रेकिया जो होगा वो किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। ब्रोंकस फिर डिवाइड होंगे इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। जैसे ट्री का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ट्री अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते जाती है, वैसे ही ये फर्दर डिवाइड होते जाएगा इनटू स्मॉलर स्ट्रक्चर। अल्टीमेटली किस में डिवाइड होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल यानी कि एंड, ब्रोंक्यूल्स यानी कि वो जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है उसमें। और फिर क्या दिखेगा आपको? बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? ताकि आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है क्या करता है? आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। फिर यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगे जो कि जैसे यहाँ पे एयर आई, जैसे यहाँ पे O2 आया, वो क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स के द्वारा O2 जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू ब्लड और फिर वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चले जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा कैसे? बेसिकली ब्रीदिंग यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये कैसे होती है? तो देखिए, आपकी जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी क्या होती है? एक एयर टाइट कंटेनर के जैसा है। तो अगर आपने थोरेसिक कैविटी का यानी चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, अगर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ तो आपके लंग का भी वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो जब हमको इनहेलेशन करना होता है तो होता क्या है कि ये जो डायफ्राम है एक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? ये नीचे की तरफ जाता है। उसी समय ये जो रिब्स है वो क्या है? आगे की तरफ आती है। तो आप देखिए, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, रिब्स जो है वो आगे की तरफ आ गई, तो होगा क्या? ये जो लंग्स हैं इनमें क्या हुआ? इनमें ज्यादा वॉल्यूम बनेगी। ठीक है, क्योंकि इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि लंग्स क्या की? एक्सपांड करी, और एक्सपांड करी तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण जो एयर है वो कहाँ चले जाएगी? एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर चले जाएगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक बार आपने एयर को अंदर ले लिया, जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के अंदर चले गया, फिर क्या होगा? आपको अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल भी तो करना है, तो एक्सेल करने के लिए जो डायफ्राम था जो कि नीचे आया था वो वापस क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा। जो रिब्स आगे आई थी वो वापस अंदर चले जाएगी। आपके जो लंग का वॉल्यूम है वो कम हो गया और एयर जो है वो वापस बाहर चले गई। ठीक है, इस प्रोसेस से आपकी ब्रीदिंग होती है। अब एक बार आपका जो O2 है वो यहां से कहां चले गया? ब्लड में हो गया, तो आपकी ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई। एक बार ब्रीदिंग कंप्लीट हो गई तो हमें यह जानना होगा कि भाई ब्रीदिंग होने के बाद, एल्वियोलाई से ब्लड में जाने के बाद रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो कैसे ट्रेवल करती है? तो ऑक्सीजन कहां से कहां गया था? एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर चले गया। ब्लड के अंदर होता क्या है कि आपका एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है क्या करता है? थ्रू हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड पिगमेंट है।
ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड पिगमेंट है। तो ये जो आरबीसी है ये हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या करता है, आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। नियरली 97% ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कहां से ट्रेवल करेगा, आपके हीमोग्लोबिन से ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ये ही इसी फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादातर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर अच्छा डिसॉल्व होता है, इसलिए वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसके साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खत्म हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम जान चुके हैं कि भाई हमको ग्लूकोज मिल चुका है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल चुका है, हम जानते हैं वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आखिरी में जो बचा वो है, अब इनका ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी तो जरूरी है। आपके एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज होना ही चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेगा, वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, आपके ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट और आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड। तो सबसे पहले हम ब्लड को ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया है ब्लड के बारे में। तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका प्लाज्मा जो कि आपका मैट्रिक्स है, जो कि आपका टिश्यू मैट्रिक्स है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और आपका सेल। बेसिकली आप ब्लड से सारे के सारे सेल हटा दो, जो बचा वो क्या है, आपका ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, तो सेल कितने टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। आरबीसी की खास बात क्या है, रेड कलर के होंगे, बायकॉन्केव शेप के होंगे और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में आपकी हेल्प करेंगे। डब्ल्यूबीसी की खास बात क्या है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, कलरलेस होते हैं और आपकी इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इसके आखिरी में क्या है, प्लेटिलेट्स, ये क्या करेंगे, आपके क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर अगर मान लीजिए कोई ब्लड वेसल बर्स्ट हो गई तो बहुत सारा खून लीक हो जाएगा, तो उस लीक को रोकने के लिए क्या करेंगे, क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, एक खून के थक्के टाइप का बनाएंगे जिसके कारण खून रुक जाएगा। उस प्रोसेस को कौन मीडिएट करता है, आपके प्लेटिलेट्स। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैसा है, पेल येलो कलर का एक लिक्विड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, आयंस, प्रोटीन्स और बहुत सारी अलग अलग चीजें जैसे कि हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हम वेसल्स के ऊपर आते हैं। वेसल्स की क्या बात है, वेसल्स वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या लेकर जाएंगे, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की अगर मैं बात करूं तो आर्टरीज थिक होती हैं, क्योंकि ये कैसा ब्लड लेकर के जाती है, जो ब्लड हार्ट से बाहर निकला है। अब हार्ट से जो बाहर निकला ब्लड है वो हाई प्रेशर में होता है, जिसके कारण इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है, मसल्स इनकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई प्रेशर ब्लड को रोक सकते हैं, मतलब रोकते तो नहीं है, मतलब सहन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर, हर बार नहीं लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। इसके बाद वेन्स की बात करते हैं। थिन वॉल्ड होती है, वेल्व्स लगे होते हैं इनमें। देखिए जो वेन है उनके अंदर प्रेशर जो होता है ब्लड का वो कम होता है, इसलिए पॉसिबल है कि वेन से जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर जाए। ठीक है, वेन से जैसे हमारे पैर से जो ब्लड है वो वापस ऊपर आ रहा है हार्ट की तरफ, वो बैक फ्लो ना करे, इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स लगी होती है जो कि आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। इसके अलावा ज्यादातर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैपिलरीज बहुत थिन होती है, जनरली वेन और आर्टरीज का जंक्शन, बहुत थिन जो ब्लड वेसल्स है उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। आखिरी में हम हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, हार्ट कैसे काम करता है। तो देखिए हार्ट क्या करेगा, हार्ट का जो आप याद रख सकते हैं तो इस बेसिक से डायग्राम से आप याद कर सकते हैं, या फिर आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, जो भी आपको लगे, लेकिन एग्जाम में ये वाला बना के आना है, ये वाला नहीं बनाना है। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, हार्ट एक 4 कमरे के घर जैसा है। ठीक है, हार्ट क्या है, एक 4 कमरे के घर जैसा है। राइट साइड वाले को आप क्या बोलोगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ जो कमरे हैं वो थोड़े से कंपेरेटिवली छोटे हैं, उनको आप एट्रियम बोलते हो। नीचे की तरफ जो कमरे हैं वो थोड़े से बड़े हैं, उनको आप वेंट्रिकल बोलते हो। जो ऊपर तरफ ये वाला जो कमरा है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। इसमें क्या होगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंटर करेगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है, वेन्स है, तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, आपके हार्ट के अंदर राइट साइड में आएगा, जिसको आप राइट एट्रियम बोलते हो। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ये जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में आपको दिखेगा वो एक वेल्व है। वेल्व क्या होता है, ये वेल्व आपकी हेल्प करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने में। ठीक है, ब्लड आपका वापस नहीं जा पाएगा यहां से राइट एट्रियम से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से।
फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, आपके ब्लड को पंप करेगा इनटू लंग्स। लंग्स में क्यों भेज रहा है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजनेट करना है, इसको ऑक्सीजन वापस चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके लंग्स के अंदर जाएगा। फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर के वापस कहाँ आएगा, आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद अगेन ये कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है ब्लड पंप होकर के आपकी पूरी बॉडी के अंदर अयोटा के थ्रू चले जाएगा। इसमें ये चीज याद रखना है, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कंपेरेटिवली थिक होती है। क्यों थिक होती है, क्योंकि उनको प्रेशर से ब्लड को क्या करना है, पंप करना है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल की और जो इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है वो थिक है। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में, तो जो वॉल्स हैं वो थिक नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर से ब्लड को हैंडल नहीं करना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं ब्लड कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में आया, वहां से राइट एट्रियम में गया, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया, फिर लंग्स के अंदर गया, फिर पल्मोनरी वेंट्रिकल के फिर पल्मोनरी वेन के से होते हुए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। इस साइड का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, इस साइड का ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, इसके बाद हम डबल सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर दो बार, हमारे हार्ट के अंदर दो बार आ रहा है। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है और फिर वापस ऑक्सीजनेट होने चले जा रहा है, और फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है और पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने जा रहा है। इस तरीके के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करोगे फिशेस से, अगर आप इसे कंपेयर करोगे फिशेस से, तो फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है, एक ऊपर वाला एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। एक बार जो ब्लड है वो एट्रियम के अंदर आएगा, फिर वो क्या करेगा, वो वेंट्रिकल के अंदर आएगा और पंप होकर के गिल्स के पास जाएगा ताकि वो ऑक्सीजनेट हो पाए, और फिर वापस से कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि ब्लड एक ही बार हार्ट में आया और फिर कहाँ चले गया, पूरी बॉडी में चले गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ब्लड एक बार आता है, लंग के पास जाता है, लंग से वापस आता है, फिर वापस जाता है आपके पूरी बॉडी में, ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रह सके, ब्लड एक अच्छे तेजी से क्या कर सके, पूरी की पूरी बॉडी में जा सके। क्योंकि ये तरीका इनएफिशिएंट है फिशेस का, इसलिए फिशेस को क्या करना पड़ता है, ज्यादा तेजी से सांस लेना पड़ता है, जिससे वो इसको कॉम्पेंसेट कर सके। इससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स है वो खत्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है भाई, दो टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनसे क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और आयंस को ट्रांसफर करता है। कैसे करेगा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू करता है। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि स्टोमेटा नाम की एक चीज होती है जो कि क्या करती है, आपके वाटर को किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में रिलीज करती रहती है। तो जब जाइलम है, मान लीजिए ये आपका जाइलम है, ठीक है, जाइलम कैसे एक्ट करता है, एक स्ट्रॉ के जैसे एक्ट करता है। जाइलम कैसे एक्ट करेगा, एक स्ट्रॉ के जैसे एक्ट करेगा। ऊपर क्या है आपका, H2O है वेपर फॉर्म में, और ये जो H2O है लगातार कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है स्टोमेटा से। जब बहुत सारा H2O स्टोमेटा से बाहर चले जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक वैक्यूम बन जाएगा। इस वैक्यूम को कंपनसेट करने के लिए, इस वैक्यूम को कंपनसेट करने के लिए जो पानी है, जो रूट के पास जो पानी है वो कहाँ आएगा, वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जब वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा जो है H2O को रिलीज करता है। इसके अलावा रूट जो है वो कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, बहुत सारा आयन अपने अंदर लेते हैं, और आयन को अंदर लेने के कारण बहुत सारा वाटर जो है, बहुत सारा जो वाटर है वो क्या होता है, रूट के अंदर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर भी बोल सकते हैं, जिसके कारण आपका बहुत सारा पानी रूट के अंदर आया और फिर ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होगा, पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर ऊपर जाएगा। ये जो ट्रांसपोर्ट है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है। वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो देखिए जाइलम के अंदर क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि बिना एटीपी के यूज कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है और एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। यहाँ क्या था, ट्रांसपीरेशन, यहाँ पर था ट्रांसलोकेशन। बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है, दो डायरेक्शन की, मतलब हर डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। कभी प्लांट, कभी लीफ से स्टेम की तरफ जाएगा, स्टेम से रूट की तरफ जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में। आप कह सकते हैं कि
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इसके अलावा बल्क ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि फूड जो है वो बल्क फॉर्म में क्या होगा, ट्रेवल करेगा आपके फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं, वहां से ज्यादा ट्रेवल करेगा। इसके अलावा जो फ्लोएम का तरीका है फूड ट्रांसफर करने का वो उतना अननोन नहीं है, वो उतना नोन नहीं है, इसको हाइपोथेसिस के फॉर्म में ही हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सक्रीशन के ऊपर आते हैं। एक्सक्रीशन, अब देखिए हमने देखा है कि भाई 3 तरीके के वेस्ट बन सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्वाभाविक सी बात है, एक तो रेस्पिरेटरी वेस्ट जिसको हम CO2 बोलते हैं, कहाँ से एक्सक्रीट हो गया, आपके लंग से ही एक्सक्रीट हो गया। इसके बाद डाइजेस्टिव वेस्ट जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ही एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर लगातार केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, जब लगातार हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं तो होगा क्या कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके कारण बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल है किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये जो अमोनिया है इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारे लिवर के अंदर इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो यूरिया है ये कहाँ पर गिरेगा, हमारे ब्लड के अंदर। अब देखिए अगर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा यूरिया हो जाए तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसी टॉक्सिक यूरिया को खत्म करने के लिए, इसी टॉक्सिक यूरिया को ब्लड से हटाने के लिए एक सिस्टम होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक ही हीरो है जिसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले है क्या, इसमें एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी कैसी होती है, बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर की एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी पेट में जो खाली जगह है उस जगह पे प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पीछे तरफ दो किडनी प्रेजेंट होगी ऑन आइदर साइड ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। अब देखिए जो किडनी है, इस किडनी से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये जाकर के मिलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में और आखिरी में ओपन आउट होते हैं इनटू यूरेथ्रा। किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, आपका नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन क्या करता है, आपके ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा, यहाँ पर इस नेफ्रॉन के पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। अब ये बाउमेन कैप्सूल क्या है, ये छलनी जैसा काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये छलनी के जैसा काम करेगा। कैसे करेगा, क्या होगा, यहाँ से आपका ब्लड वेसल, यहाँ से आपका ब्लड वेसल आई, ठीक है, रेनल आर्टरी आई, और यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर ये क्या करेगी, गुच्छे जैसा बनाएगी। इस गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये जो गुच्छा है ये बोमेन कैप्सूल के पास रहेगा और ये छलनी जैसा काम करेगा, जिससे जो ब्लड है वो छन छन के कहाँ जाएगा, इस एक ट्यूब लाइक, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इस ट्यूबुलर पार्ट में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि आपके बोमेन कैप्सूल के पास वाला, और दूसरा होता है डिस्टल पार्ट जो कि आपके बोमेन कैप्सूल से दूर है। इसके अलावा एक लूप भी प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो लूप ऑफ हेनली। अब होगा क्या कि एक बार छन्नी से आपने छाना, जैसे मान लीजिए आप चाय छान रहे हैं, तो जो बच गया पार्ट वो तो हमारी बॉडी के अंदर है। जो छन गया उसमें बहुत सारा वाटर है, उसमें क्या है, बहुत सारा वाटर है, आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अलावा ग्लूकोज है। ठीक है, कभी कभी प्रोटीन है और कभी कभी आपका यूरिया तो हमेशा ही होगा, और यूरिया है। तो हमारी बॉडी को इनमें से बहुत सारी चीजों की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, इस ट्यूबुलर पार्ट में बहुत सारी चीजों को रीअब्सॉर्ब करेगा हमारा बॉडी, और बहुत सारी चीजों को वापस इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर भेज देगा जिसकी ज्यादा जरूरत। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में बहुत सारा वाटर है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बहुत सारा वाटर है क्योंकि हमारे पास, तो थोड़ा सा वाटर यहाँ यूरिन में भी डाल देगी ताकि आपका जो यूरिन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। अगर बहुत कम वाटर है तो बहुत सारा वाटर वो इस ट्यूबुलर पार्ट से क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब कर लेगी। फिर इसी प्रकार से रीअब्सॉर्प्शन होते होते जो अल्टीमेटली जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये इकट्ठा हो के यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी आपका जो किडनी है वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों किडनी अगर काम नहीं कर रहा है तो हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। उस समय में हीमोडायलिसिस में कुछ नहीं होता, बेसिकली ये जो सारा का सारा ब्लड है उसको क्या करेंगे, एक मशीन के अंदर डालते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब देखिए होता क्या है कि ये आपका ब्लड है मान लीजिए,
ठीक है। ये आपका ब्लड है, ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका यूरिया जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो होगा क्या, यूरिया कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, आपका ब्लड से इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ट्रेवल करेगा, जिसके कारण आपका जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। इस तरीके का एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। यहाँ पे क्या नहीं होता, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। आप देखिए कि हमारे किडनी के अंदर जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है वो नियरली 180 लीटर के आसपास है। 180 लीटर के आसपास का इनिशियल फिल्ट्रेट हमारी किडनी के अंदर बनता है, यानी कि बहुत सारा लिक्विड क्या है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम 1.5 लीटर यूरिन अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारा जो इनिशियल फिल्ट्रेट है जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से बना था, वो वापस हमारी बॉडी ट्यूबुलर पार्ट से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन यहाँ पर वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं है, तो हमारी बॉडी के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। जो बचा प्योर ब्लड है उसको वापस से हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचता है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के पास कोई खास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता नहीं है, ठीक है। उनके पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, उनके लिए वेस्ट नहीं है, वो उसको यूज कर लेते हैं। बहुत सारे डेड सेल होते हैं उनके पास, जिसमें वो क्या करते हैं, इन डेड सेल्स के अंदर वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रख देते हैं, जैसे कि रेजिन हो गया, गम हो गया। ये उनके कोई काम का नहीं है, तो वो अपने डेड सेल के अंदर उन प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं। इसके अलावा लीव्स हैं, ये प्लांट जो है वो अपनी लीव्स शेड करते हैं क्योंकि उनके अंदर लगातार ग्रोथ होती रहती है, इसलिए कई सारी लीव्स के अंदर भी वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रख करके लीफ को शेड कर देते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कोई स्ट्रिक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं, वो क्या करते हैं, वो डेड सेल के अंदर अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टोर करते हैं, जैसे कि रेजिन्स, गम्स और आपका अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो एक शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।